कभी टाइम मिल जाए तो सर इस टाइम पे टाइम ज्यादा है तो मैं उसके हिसाब से कंटिन्यू कर लिया करूंगा। तो चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स एंड वर्नर थियरी एंड देन न्यूमेरिकल लिगेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, ये चीजें आज देखेंगे हम। आ जाए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने डी एंड एफ ब्लॉक में देखा था कि भाई हमारे पास कुछ ट्रांजिशन मेटल्स थे, ट्रांजिशन मेटल की कुछ खास प्रॉपर्टीज थी। ध्यान से सुनिएगा, पहली खास प्रॉपर्टीज क्या थी कि मैं मान लेता हूं कि यहां पर मेरे पास एक आयरन एटम है। क्या है? आयरन एटम है, और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3D। पहले तो एक आयरन एटम ले लीजिए, ये क्या हो गया 3D6 4s2। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ड्रॉ करोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी तो ये हो जाएगा 1 1 2 3 4 एंड 5, और ये क्या हो गया आपका 4s का। ये दो इलेक्ट्रॉन ये, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर? 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? हेलो, यस सर। चलो कोई बात नहीं बोलना तो मत बोलिए, लेकिन सुनते रहिएगा लेक्चर। हुआ क्या, Fe3+ का मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो आप टोटल 2 इलेक्ट्रॉन 4s से और 1 इलेक्ट्रॉन 3d6 से निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा 3d5। अब जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है वो देखिएगा 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आगे की कहानी बताता हूँ। हो क्या रहा है यहाँ पर, ये रहा आपका 4s2, ये भी एम्प्टी है। अगर मैं इसके आगे लिखूं तो आप लोग बताइएगा कि 3d6 4s2 4p0 एंड 4d0 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? आगे के 4s के बाद क्या आएगा 4p एंड देन 4d। ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स आपके एम्प्टी होते हैं, यानी कि अगर मैं इनको भी इधर रिप्रेजेंट करूं तो ये हो गया आपका 4p, इसमें भी 0 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें भी क्या हो जाएगा ये आपका 4d, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया आपका 4d। इसमें भी 0, इसमें भी 0। तो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि जो आयरन एटम है ना, इस आयरन एटम में 3d6 4s2, उसके बाद से आगे भी तो होगा ना ऑर्बिटल, तो वो कौन सा आपका हो गया 4p 4d। 4p एंड 4d इनमें एम्प्टी होता है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो ये रहा आपका 4p वाला और ये रहा 4d वाला। अब आप ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं बात करता हूं आयरन एटम की, तो आयरन एटम में 4p और 4d एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं? एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। और ऊपर से इसका 3d भी क्या होता है, एम्प्टी ही होता है। इसमें भी ये शेयरिंग से बॉन्ड बना सकता है। तो अब एक बात बताइए कि अगर मैं Fe3+ की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा 3d5 4s0, और आगे का क्या होगा आपका 4p भी एम्प्टी रहने वाला है। तो ये रहा आपका 4p0, और इधर क्या हो गया दोस्तों, ये आपका 1 2 3 4 एंड 5 4d0 एम्प्टी है कि नहीं है यहाँ पे ऑर्बिटल? सर 4d से पहले 5s भी तो आएगा। लेकिन यहाँ पे 5s नहीं भरेंगे, इक्वल एनर्जी है। आगे मैं समझाता हूँ उसमें क्या इक्वल एनर्जी है, तो 4d को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा इन केस ऑफ 5s। समझ गए आप? यस सर। ठीक है, एनर्जी इनकी सेम है। अब बताता हूँ, पहली चीज आप लोग सुनते रहिए कि अब यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी भी सेम हो। अब ध्यान से सुनिए, द साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इज स्मॉल। हमें पता ही है कि ट्रांजिशन मेटल आयन की साइज क्या हो जाती है, बहुत स्मॉल होती है। दूसरा आपने पढ़ा होगा कि Z इफेक्टिव इज हाई इन ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, मान लीजिए ये रहा आपका आयरन एटम, और इतना बड़ा आयरन एटम है, Fe है, क्या ये Fe3+, और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होता है, तो यानी Z इफेक्टिव आपका क्या हो गया, ज्यादा हो गया।
दूसरी चीज आप क्या देखोगे, ट्रांजिशन मेटल d ऑर्बिटल आर वैकेंट, सो इलेक्ट्रॉन पेयर कमिंग फ्रॉम द लिगेंड कैन बी एकोमोडेट इन वैलेंस वैकेंट d ऑर्बिटल। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे देखोगे क्या वैकेंट d ऑर्बिटल है कि नहीं आयरन के पास, ये सारे के सारे क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं कि वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस, यानी कि सीधा सीधा मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि यहाँ पे आप देखिएगा कि ये रहा आपका 3D 4s 4p 4d, ये सभी के सभी इनकी जो एनर्जी होती है ना वो नियरली सेम होती है, इनमें थोड़ा थोड़ा गैप होता है, ठीक है, थोड़ा ही एनर्जी का डिफरेंस होगा, ऑलमोस्ट नियरली सेम होगा। तो जब एनर्जी इनकी नियरली सेम होती है ना तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेट करने के बाद एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी सभी की एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है, और इसकी वजह से ये शेप वगैरह आपका आगे बनेगा। केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े होंगे, ठीक, होता क्या, तो ये इसकी वजह से जितने भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं ना, और मान लीजिए कि एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, और फिर यहाँ पे एनर्जी इनका गैप कम है, तो ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि एक कंपाउंड मान लीजिए, मैं ले लेता हूँ, मैंने बहुत सारे कंपाउंड ऐसे एग्जांपल में ले रखा है, एक बार देख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप देखिएगा, ये रहा आपका K3FeCN6, ठीक है, K3FeCN6। रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात करेंगे ना यहाँ पर, तो इसको अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसे ब्रेक करके लिखूं तो क्या लिखूंगा, 3K प्लस प्लस, और यहाँ पर क्या हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, FeCN6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस। अगर मान लो कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, और ये आयंस में ब्रेक होगा तो किस में ब्रेक हो जाएगा, 3K प्लस FeCN6 3 माइनस। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि दोस्तों याद रखिएगा कि जो कैटायन होगा ना, क्या कैटायन, वो हमेशा किधर लिखेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड, किधर लिखेंगे, लेफ्ट साइड, और जो एनायन है उसको हम कहा लिखेंगे, राइट साइड, ठीक है, समझ गए आप लोग। यस सर। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक कंपाउंड आपको दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट में, यहाँ पर क्या है आपका Fe है, और यहाँ पर क्या है CN6 3 माइनस। यहाँ पे जो लिगेंड है ना CN6 क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा जो साइनाइड है वो कैसा काम कर रहा है, लिगेंड की तरह काम कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, लिगेंड आगे भी पढ़े। यहाँ पे आप देखिएगा जो मेटल है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, सेंट्रल मेटल एटम, क्या बोल देंगे, सेंट्रल मेटल एटम। और इसको अगर मान लो कि शॉर्टकट में लिखना होगा तो क्या लिखोगे, CMA, सेंट्रल मेटल एटम। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आती है यहाँ पर कि अगर आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड दिया हो, ये तो मेरा कैटायन एनायन था, तो ऐसे लिखना है, कैटायन को किधर लिखोगे, लेफ्ट साइड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट साइड में, और एनायन को जैसे अब यहाँ पे मुझे साथ में लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, 3K प्लस, ऐसे रहेगा, ये लेफ्ट साइड होगा और ये एनायन आपका राइट साइड होगा। एक और कंपाउंड ले लेते हैं, ये रहा कोबाल्ट NH3 हेक्सा यानी कि 6, और यहाँ पे क्या हो गया Cl3। अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो कैसे लिखूंगा, ये देखिए कोबाल्ट NH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, और 3 क्लोरीन, अगर मान लीजिए कि ब्रेक करेंगे तो 3 क्लोरीन पर एक एक निगेटिव चार्ज होता है, तो पूरे कॉम्प्लेक्स पर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा और प्लस 3Cl माइनस। ध्यान से सुनिएगा, इधर जो है कैटायन पॉजिटिव चार्ज किस पे आ रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, तो इसको हम पहले लिखेंगे राइट साइड लिखेंगे, पहले किसको लिखेंगे, पॉजिटिव यानी कैटायन को। आपने देखा ना कैटायन को किधर लिखना है हमें, लेफ्ट
साइड में, तो हमने सबसे पहले किसको लिखा, कैटायन। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैटायन, ये होगा आपका लेफ्ट साइड, और एनायन यानी निगेटिव चार्ज है तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, राइट साइड। ठीक, चलिए आ जाए। अब बात आती है कि यहाँ पे ये जो लिखा होता है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इधर एक एनायन लिखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड, क्योंकि एनायन हमेशा राइट साइड होता है। अब अगर सिमिलरली अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊं कि भैया ये रहा आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर और इस पे निगेटिव चार्ज है, तो अब मेरा कैटायन किधर लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड की राइट साइड, यहाँ पे देखो आप लोग, क्या बोला हूं मैं कि भैया जो कैटायन है वो हमेशा किधर लिखेंगे, लेफ्ट साइड, और जो एनायन है उसको किधर लिखेंगे, राइट साइड। तो जब मेरा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही निगेटिव चार्ज है, एनायन है, तो अब उसको काउंटर बैलेंस के लिए कैटायन चाहिए ही चाहिए। तो अब क्या करोगे, मान लो कोई भी एक कैटायन ले लीजिए, A+ ले लीजिए, तो वो किधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड। ठीक है, कैटायन हमेशा किधर रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हो इसको हम लोग बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही करना है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ोगे समझ में आ जाएगा। वर्नर थियरी की बात करते हैं। खरा जाए इसके लिए। हाँ, देखो दोस्तों, बात है वर्नर थियरी की, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यहां से स्टार्ट होगी। होता क्या है, वर्नर साहब एक स्वीडिश, एक स्विसिस नहीं सॉरी स्वीडिश एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था एल्फ्रेड बर्नर। क्या नाम था, एल्फ्रेड वर्नर था, बर्नर नहीं था, एल्फ्रेड वर्नर। उन्होंने क्या करा कि शुरू में उन्होंने एक बीकर लिया, ठीक है, और एक बीकर लेने के बाद से उसमें इन्होंने क्या करा कि एक कंपाउंड डाला COCl3 प्लस NH3। क्या डाला उसमें, कोबाल्ट क्लोराइड लिया और उन्होंने अमोनिया मिक्स करा। अमोनिया मिक्स करने का मतलब क्या हुआ, उनको बाद में कई सारे कंपाउंड मिले। हुआ क्या कि जैसे ही कोबाल्ट, यहाँ ने कोबाल्ट क्लोराइड रखा और साथ में एमोनिया डाला, ठीक है, साथ में एमोनिया डाला, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये रहा आपका NH3 और इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि भैया ये किसी को भी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी कि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, किसी को इलेक्ट्रॉन दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। अब बात आती है कि यहाँ पर कोबाल्ट क्लोराइड है, COCl3 है, इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो अगर आप इसको ब्रेक करें तो COCl3, अब बताइए कोबाल्ट 3 प्लस प्लस 3Cl माइनस होगा कि नहीं होगा, कितने लोग एग्री कर रहे हैं, बताइए आप लोग। यस सर। अगर ये अपने आयंस में ब्रेक होगा, यहां से फोकस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, CO3 प्लस। अब हो क्या रहा है यहां पर कि कोबाल्ट 3 प्लस, सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूं कि ये रहा कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कोई बताएगा मुझे, 27। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2, ठीक है।
लेकिन हमें बात किसकी करनी है, कोबाल्ट, किसकी बात करनी है हमें, कोबाल्ट 3+ की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोबाल्ट 3+, यानी कि ये हो गया है अब आपका 3d6 4s0। क्या इसके आगे अगर देखोगे आप लोग तो क्या 4p0 होगा, क्या 4d0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आगे के ऑर्बिटल्स क्या होंगे, वैकेंट होंगे, एम्प्टी होंगे। अब बात आती है यहाँ पर कि इनके सारे के स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर, सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये आपका कौन सा ऑर्बिटल हो गया, 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया आपका 3D। आगे आपको एक ऑर्बिटल और ड्रॉ कर देता हूं, ये क्या आ गया, हो गया आपका 4s। यहाँ पे आप देखोगे एक और ऑर्बिटल में ड्रॉ करता हूं, ये आपको दिख रहा होगा 4p। ठीक है, आगे अगर देखोगे तो 4d भी होगा, जिसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा है, चलिए समझा देता हूं। 1 2 3 4 एंड 5, ये आपका हो गया 4d। इधर कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर 0 0 0। 0 का मतलब कि भैया ये एम्प्टी है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। हुआ क्या कि जब वर्नर साहब ने एक एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने लिया कोबाल्ट क्लोराइड, क्या लिया, कोबाल्ट क्लोराइड, और साथ में अमोनिया जो है मिक्स करा। और अमोनिया जैसे उन्होंने मिक्स किया ना, तो उन्होंने देखा कि अलग अलग कलर के कंपाउंड मिल रहे हैं। कैसे कैसे कलर के कंपाउंड मिल रहे हैं, अलग अलग कलर के कंपाउंड मिल रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि ये रहा आपका COCl3 प्लस यहाँ पर क्या था NH3, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिक्स करा तो उन्हें कई तरह के कंपाउंड मिला। एक जो कंपाउंड मिला उन्होंने चेक करा, तो भैया उन्होंने बोला कि ये रहा आपका कोबाल्ट NH3 6, यहाँ पे क्या हो गया Cl3। एक ये कंपाउंड उनको मिला, तो इसका जो कलर था वो कैसा था, येलो कलर। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि भैया इसका कलर बदल करके क्या हो गया, वो बदल गया CO, ये हो गया आपका NH3 5Cl, क्या हो गया Cl2। इसका जो कलर था वो क्या था, पर्पल कलर। फिर उन्होंने देखा कि एक और इसी हमने मिक्स करा तो उसका कलर बदलते जा रहा है, अलग अलग कलर हो रहा है, कभी येलो फिर पर्पल, फिर हमने थोड़ा और अमोनिया ऐड कर दिया, चाहे ज्यादा क्लोरीन ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, कलर उसका बदल रहा है। फिर उन्होंने देखा कि भैया ये रहा आपका कोबाल्ट, ये NH3 4, यहाँ पे क्या हो गया 2Cl हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 1Cl बाहर आ गया। फिर उन्होंने देखा कि थोड़ी देर बाद अंदर से क्या हुआ, एक क्लोरीन और अंदर चला गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गया, तो ये हो गया कोबाल्ट NH3, ये 3Cl3, और इधर क्या हो गया क्लोरीन 0 हो गया। और इसका वाला ऊपर वाले का कलर क्या था आपका, ग्रीन कलर था, और नीचे जो था ये एक्चुअली ग्रीन, वॉयलेट ग्रीन था, वॉयलेट ग्रीन, और यहाँ पे क्या हो गया आपका ये वाला ग्रीन कलर। ठीक है, रीजन क्या था दोस्तों कि यहाँ पे जैसे ये कोबाल्ट था ना, तो शुरू में ये कोबाल्ट क्लोराइड जो था ये क्लोरीन से अटैच था, लेकिन जैसे ही हमने लिगेंड क्या डाल दिया इसमें, अमोनिया डाल दिया, तो अमोनिया ने क्या करा कि देखिए ये जो 6 इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर, इसको कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5, और ये रहा आपका 6। ठीक है, 6 हो गया, लेकिन अमोनिया काम क्या करता है वो सुनिएगा। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो वो क्या कर देगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन था ना 6 इलेक्ट्रॉन, इनको पेयर्ड कर देगा। पेयर्ड करने का मतलब कि अब ये इलेक्ट्रॉन जो फील होंगे ना, ऐसे पेयरिंग के फॉर्म में फील होंगे। कैसे फील होंगे, पेयरिंग के फॉर्म में। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ से D का 2 ऑर्बिटल, S का 1 ऑर्बिटल, और P का 3 ऑर्बिटल। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भैया 3D 4s 4p और यहाँ पे 4d, ये इसको मैं मिटा देता हूँ, 4d, क्या इनकी एनर्जी नियरली सेम है कि नहीं है, बताइए आप लोग। इसकी एनर्जी क्या है, नियरली सेम है, और इनका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडाइजेशन होगा, और हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कौन सा बनाएंगे, यहाँ पे देखिएगा 2d ऑर्बिटल, 2 ही d ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो यहाँ से क्या निकलेगा भैया, 2d ऑर्बिटल, तो ये d2, एक यस का आ जाएगा तो एक यस, और यहाँ पे p के 3 ऑर्बिटल, तो यहाँ पे क्या हो गया 3, तो ये हो गया sp और 3 ऑर्बिटल इसके 3, टोटल कितना हो गया d2sp3, और एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब कहानी क्या हो रही है कि अब इसको नीचे वाला मैं पूरा मिटा देता हूं। हुआ क्या यहाँ पर, ये जैसे ही हमने अमोनिया ऐड करा ना दोस्तों, तो यहाँ पे एक अमोनिया लिगेंड लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, अमोनिया लिगेंड। ये रहा आपका NH3, 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 ये सारे के सारे टोटल कितने हो जाएंगे, 6 लिगेंड होंगे अमोनिया के, NH3। इनके पास, सभी के पास, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, और लोन पेयर होने का मतलब क्या करता है कि जैसे ही कोबाल्ट 3+ में गया, तो ये कोबाल्ट 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये अमोनिया ना इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, ध्यान से सुनिएगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन देता है, क्या दे देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, एक और अमोनिया इसके ऑर्बिटल में दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन दे करके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा दोस्तों, तो अब देने पर होता क्या है, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड सुना होगा कि मान लीजिए कोई एक एटम ए है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई एक एटम बी है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और बी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है कि नहीं करता है, बताइए आप लोग, नहीं समझ पाए, हेलो, यस हेलो, सर। आप लोग बोलते नहीं हो ना, इसलिए क्लास सही जाती नहीं है, मुझे लगता है यस कि सर। मेरे इनसे कुछ गड़बड़ हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, बोलते रहोगे तो मुझे समझ में आएगी, ये सर समझ में आया कि नहीं आया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि ए एटम जो है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बी को दे देगा, और जो बी है 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो जो होगा बी जो लेगा उसको एक्सेप्टर और दूसरे को बोलेंगे डोनर, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट 3+ जो है, यहाँ पे अमोनिया इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन देगा, सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दे देगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कितने कोऑर्डिनेट बनाता है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। और अब जो आप देखोगे कि 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो कैसे बनेगा, उसका स्ट्रक्चर आगे दिखाता हूं। ये रहा आपके पास कोबाल्ट 3+, ठीक है, कोबाल्ट क्योंकि चार्ज तो रहेगा ही रहेगा उस पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये रहा आपका NH3, ये रहा आपका NH3, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके पास, एक और NH3 मॉलिक्यूल्स, एक और NH3 मॉलिक्यूल्स, ये सारे NH3 मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसको दे करके एक क्या बना देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ऊपर से एक और NH3 मॉलिक्यूल्स जो है, यहाँ पर भी एक और NH3 मॉलिक्यूल्स। अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो किस में दे रहे हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल, एम्प्टी डी बोलिए चाहे एस बोलिए चाहे पी बोलिए, वो तीनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अमोनिया जो है कोबाल्ट से जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम साथ में एक और नाम से बोल देते हैं, सेकेंडरी बैलेंस। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए, क्या इस कोबाल्ट पे 3 पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, हेलो, यस सर है। 3 पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको भी बैलेंस करने के लिए कोई तो चाहिए,
तो अब ध्यान से सुनिएगा कि जो शुरू में हमने क्या करा था, ये रहा भाई कोबाल्ट 3 प्लस प्लस NH3, जब हमने करा तो ये यहां से क्या बन गया, कोबाल्ट NH3 6 और ब्रैकेट में यहाँ क्या था Cl3 माइनस। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि Cl3 जो है, सॉरी Cl3 जो है बाहर बढ़ा हुआ है, यानी कि 3Cl माइनस जो है। तो अब यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ से क्लोरीन माइनस एक क्लोरीन, यहाँ से एक और क्लोरीन, चलिए इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। हाँ, यहाँ पे एक क्लोरीन माइनस, यहाँ पे एक क्लोरीन माइनस, यहाँ पर और यहाँ पर, कहीं भी हो सकता है, ये डायरेक्शन आप कहीं से भी ले सकते हो। अब ये क्या कर देता है कि 3 पॉजिटिव है तो 3 क्लोरीन एटम जो है ये इसके साथ पॉजिटिव चार्ज के साथ ऐसे ही नेगेटिव आयंस अटैच हो जाते हैं, यानी कि ये चार्ज बैलेंस हो जाता है। और इसी चार्ज को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे थे जब हम इसको ब्रेक कर रहे थे, तो कि भैया ये रहा आपका कोबाल्ट NH3 6 और इस पे कितना चार्ज था, 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 प्लस की वजह से क्या आ रहा था, पूरे मॉलिक्यूल्स में 3 पॉजिटिव आ रहा था, तो इसको हमने 3Cl माइनस से काउंटर बैलेंस करा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता क्या है कि जो ये अमोनिया है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड देकर, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मेटल से अटैच्ड होता है। किससे अटैच्ड होता है, सेंट्रल मेटल एटम से, CMA से। ये जो अमोनिया मॉलिक्यूल्स है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच्ड होता है, इसीलिए ऐसे कंपाउंड को हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलिए, चाहे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड होते हैं वो किसके थ्रू अटैच्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होते हैं, इसलिए हम ऐसे कंपाउंड को क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ गए आप लोग। यस सर। चलिए अब यहाँ पे देखिए, एक तो हमने बता दिया कि जो हमारा लिगेंड मॉलिक्यूल था NH3 वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच्ड होता है, तो इसलिए हम उसको बोल देते हैं, उसका एक और नाम दे देते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। क्या दे देते हैं उसको, सेकेंडरी वैलेंसी या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दूसरा, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मान लीजिए कि मेटल +3 में है तो उसका मतलब वो ऑक्सीडेशन स्टेट ही हुआ, तो यानी +3 यानी पॉजिटिव चार्ज को काउंटर बैलेंस करने के लिए ये जो आयंस इससे डॉटेड लाइन से अटैच है, किससे, डॉटेड लाइन से, इसको हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी वैलेंस। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग, प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी वैलेंसी। और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल वैलेंसी बोल दीजिए। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, आयोनाइजेबल वैलेंसी। और यहाँ पे जो सेकेंडरी वैलेंसी है ना, ये नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी है, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। ठीक है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो मेरा सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, उसको हम सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे कि कोबाल्ट जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि उसको हम जो पॉजिटिव चार्ज, यानी कि मेटल के पास जो पॉजिटिव चार्ज है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए निगेटिव आयंस की जरूरत पड़ती है, और उससे जो अटैच होते हैं निगेटिव आयंस, जिस बॉन्ड से अटैच होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। और वो जो वैलेंसी होती है उसका कैरेक्टर कैसा होता है, आयोनाइजेबल, यानी कि वो ब्रेक हो सकता है, आयोनाइज हो सकता है। समझ गए आप लोग। चलिए अब बात करते हैं यहां पर कि अगर मैं ऐसे ही बोलूं, ऊपर आ जाते हैं स्ट्रक्चर में, यहां पर मैंने एक्सप्लेन करा था, यहाँ पे देखिए ये आपका कोबाल्ट है और इसके अंदर 6 अमोनिया लिगेंड है। कितने अमोनिया लिगेंड है, देखो यहाँ पर 6, और यहाँ पर क्लोरीन का 3Cl माइनस बाहर है, तो जो बाहर होगा ना वो ओबियसली वो कौन सी वैलेंसी हो जाएगी, प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। यहाँ पर कितनी प्राइमरी वैलेंसी होगी, तो
तो ये और यहाँ पर Cl भी प्राइमरी वैलेंसी शो करता है, तो ऑब्वियसली 3 प्राइमरी वैलेंसी तो यहाँ पे होगी क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। लेकिन अगर आप देखोगे ना कि येलो जा रहा है, फिर येलो से पर्पल कलर, पर्पल से ग्रीन वॉयलेट और फिर उसके बाद से ग्रीन कलर, ऐसा कलर क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि इनका कंटिन्यूअसली स्ट्रक्चर बदलता जा रहा है। यहाँ पर 5 अमोनिया लिगेंड है और एक क्लोरीन आ गया है, तो इसकी वजह से कलर आपका क्या हो गया, येलो से पर्पल। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे 4 अमोनिया लिगेंड हो गया, यानी कि 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कोबाल्ट मेटल से और 2 क्लोरीन का बॉन्ड है, यानी कि अब कैसा कलर हो गया दोस्तों, ये ग्रीन कलर। तो अंदर जब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बदल रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, उसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, कलर भी बदलता जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे जो कोबाल्ट है वो 3 यहाँ पर अमोनिया लिगेंड है और 3 क्लोरीन लिगेंड है, जिसकी वजह से क्या हो गया, आपका ग्रीन कलर जो है बदल गया। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ लिगेंड्स बदल रहे हैं अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, अगर लिगेंड बदल रहे हैं तो उनका क्या हो जाएगा, कंपाउंड का कलर भी बदलता जाएगा। ठीक है, यस सर। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, अगर उन सभी के स्ट्रक्चर्स को मैं बताने जाऊं तो एक तो हमने पहला स्ट्रक्चर देख लिया है, दूसरा स्ट्रक्चर इसमें चेक करते हैं। ये वाला कि मान लीजिए कि ये रहा आपका कोबाल्ट, यहाँ पर NH3 पहले 6 मॉलिक्यूल्स था, यहाँ पे देखिए 6 था, अब क्या हो गया, ये 5 हो गया है और साथ में एक क्लोरीन अंदर आ गया है, तो एक अमोनिया लिगेंड कहाँ चला गया, बाहर चला गया, यानी ये Cl2 हो गया और एक अमोनिया लिगेंड बाहर निकल गया। अब हुआ क्या दोस्त, अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कैसे मिलेगा वो देखिए, कि ये रहा आपका कोबाल्ट 3+ और इससे 5 अमोनिया लिगेंड और एक क्लोरीन लिगेंड अटैच्ड है, तो ये रहा आपका NH3, ये रहा आपका NH3, ये रहा आपका NH3, ये रहा आपका NH3, ये रहा आपका NH3 और ये रहा आपका Cl मॉलिक्यूल्स। कैसा रहा, Cl। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोबाल्ट से 5 अमोनिया लिगेंड और यहाँ पर एक क्लोरीन लिगेंड जुड़ा हुआ है और साथ में इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो एक प्राइमरी वैलेंसी भी इसके साथ अटैच्ड होगी, यानी कि जो लिगेंड है ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, वो प्राइमरी वैलेंसी के साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी भी शो कर सकता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब यहाँ यस सर। ये क्या हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी जो कि आयोनाइजेबल है, मतलब वो ब्रेक हो सकती है। आयोनाइजेबल का मतलब ब्रेक हो जाएगी और नॉन आयोनाइजेबल का मतलब कि भैया वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होने वाला। हुआ क्या दोस्तों कि अब एक बात बताइए, इस पे एक तो इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज था, एक तो ये क्लोरीन सेटिस्फाई कर दिया, अभी भी यहाँ पे देखिएगा ये जो 2 बाहर दिख रहे हैं ना आपको 2 Cl2, ये 2 Cl2 क्या करेंगे, एक तो निगेटिव चार्ज सेटिस्फाई कर दिया इसको, तो अभी 2 बच गए पॉजिटिव चार्ज, तो एक क्लोरीन यहाँ से इसके साथ प्राइमरी वैलेंसी से अटैच्ड हो जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए कि यहाँ पर टोटल 6 NH3 मॉलिक्यूल्स थे, तो कलर उसका येलो था। अब यहाँ पे एक क्लोरीन अंदर आ गया और एक अमोनिया निकल गया, तो आपका पर्पल कलर हो गया, यानी कि लिगेंड अंदर बदलेंगे तो आपका कलर ऑब्वियसली बदलता जाएगा। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। चलिए अब आगे एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। मान लीजिए कि एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल्स अंदर आ जाता है और आपका क्या हो जाता है, अमोनिया बाहर चला जाता है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये रहा आपका कोबाल्ट, ये रहा NH3 और यहाँ पर ये 4 Cl2, टोटल 6 लिगेंड होने चाहिए, तो यहाँ पे देखिएगा ये 4 + 2 Cl, तो 6 लिगेंड तो हो गए और यहाँ पे एक Cl बच गया है। अब हुआ क्या दोस्त, सेम वही फिनोमेना कि ये रहा आपका कोबाल्ट, तो 3 अमोनिया लिगेंड है, तो ये रहा आपका NH3, 3 नहीं सॉरी 4 है, तो ये रहा आपका NH3, ये रहा आपका NH3, ये रहा आपका NH3 और इस पे कितना 3 पॉजिटिव चार्ज होता, तो वो वैसे का वैसे ही रहने वाला है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को काउंटर बैलेंस करने के लिए देखिए अंदर 2 लिगेंड आ गया क्लोरीन का, तो एक ये रहा, कलर बदलने दीजिए, ये रहा देखिए, एक Cl- यहां से आ गया, तो उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या दे रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ऐसे अटैच्ड हो रहा है, तो अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हुआ तो लोन पेयर तो दे दिया, लेकिन साथ में कोबाल्ट के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास नेगेटिव, एक साथ में प्राइमरी वैलेंसी भी बनाएगा, यानी डॉटेड लाइन से अटैच्ड है, तो एक पॉजिटिव चार्ज तो इसका काउंटर बैलेंस हो गया, बचा कितना, 2 और पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखिएगा
कि एक और यहाँ पर क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है जो कि सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच्ड है, चाहे सेकेंडरी वैलेंसी बोलिए। अब बच्चा क्या इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो इसके एक और जो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, वो सेटिस्फाई कर देगा थ्रू प्राइमरी वैलेंसी। अब बच गया एक और पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पे देखोगे एक Cl जो बाहर दिख रहा है ना आपको, ये इस पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये Cl माइनस यहाँ पे सिर्फ एक ही प्राइमरी वैलेंसी से क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी नहीं है। स्ट्रक्चर आप तीनों समझ गए होंगे। तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि आयोनाइजेबल और नॉन आयोनाइजेबल क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ना, इस वाले कंपाउंड को मैं नीचे लिखता हूं, इस वाले को आप देखिएगा कहाँ लिख रहा हूं, यहाँ पर रिएक्शन दिखा, ये रहा आपका कोबाल्ट, ये रहा आपका NH3 5Cl और बाहर क्या हो गया, Cl2। बताइए कितने एटम है इस वाले स्ट्रक्चर में, देखोगे तो एक ये और एक ये आयोनाइजेबल वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी, आयोनाइजेबल वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी, आयोनाइजेबल वैलेंसी। मैं क्या करता हूं, इसी कंपाउंड में AgNO3 मिक्स कर देता हूं। क्या मिक्स कर देता हूं, AgNO3, इसको क्या बोल देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। अब ये सिल्वर नाइट्रेट मान लीजिए कि 2 मोल मिक्स करूंगा और ये 1 मोल है, हमारा कोऑर्डिनेट जो भी कॉम्प्लेक्स है 1 मोल है, ये वाला कॉम्प्लेक्स 1 मोल। तो अब होगा क्या कि 2 मोल अगर AgNO3 डालूंगा ना, तो आयोनाइजेबल वैलेंसी है क्या, इसका मतलब आप समझिए ये रहा Ag प्लस प्लस NO3 माइनस, ये ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे ही ब्रेक हुआ एक Ag प्लस क्या होगा, इसके साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि आयोनाइजेबल है, आयोनाइजेबल का मतलब कि ये ब्रेक हो जाए। तो एक आयोनाइजेबल वैलेंसी ब्रेक हो गई, और यहाँ पे आप देखोगे कि 2 मोल है, तो 1 मोल और Ag प्लस आएगा, इसके साथ कंबाइन करेगा, ये आयोनाइजेबल वैलेंसी है तो ब्रेक हो गया। तो अब यहाँ पे बताइए कितने मोल प्रेसिपिटेट मिलेगा, 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं समझ पा रहे हो आप लोग, सर एक बार रिपीट कर दो फिर से। देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनो, ये जो मैंने कंपाउंड यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये कंपाउंड ये किसका है, ऊपर वाले का है कि नहीं, यहाँ पे देखिए आप। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो ये जो 2 बाहर क्लोरीन है वो कौन कौन से, यही वाले हैं। ठीक है, और जो बाहर होते हैं ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है, वो आसानी से ब्रेक हो सकती है। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या करा दोस्तों, कि जैसे ही यहाँ पर आप देखोगे कि इस वाले, अब ये वही कंपाउंड है, इसमें मैंने AgNO3 डाला, तो AgNO3 को कहीं भी हाईलाइट मिला ना, कहीं भी क्लोरीन मिल गया, तो उसके साथ रिएक्शन करके AgCl की पीपीटी बना देगा। क्या बना देगा, AgCl की पीपीटी बना देगा। तो अब हुआ क्या कि ये जो 2 क्लोरीन दिख रहे हो ना, ये आसानी से ब्रेक हो सकते हैं, क्योंकि ये वही है, प्राइमरी वैलेंसी से यानी वीक बॉन्ड से अटैच्ड है, आयनिक बॉन्ड से। और आयनिक बॉन्ड कहीं भी ब्रेक हो जाता है, आयनिक बॉन्ड कहीं भी ब्रेक हो जाता है, मतलब आप समझिए ना कि मान लीजिए कि ये रहा NaCl, पानी में आप घोलते हो तो क्या ये Na प्लस प्लस Cl में ब्रेक हो जाता है कि नहीं हो जाता है, आसानी से आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो सेम वैसे ही यहाँ पर जो ये बॉन्ड है ना, ये आयनिक बॉन्ड है, ये कोबाल्ट और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड लग रहा है, ये डॉटेड बॉन्ड, इसको प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं, ये बहुत वीक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो हमने क्या करा दोस्तों, कि जैसे ही AgNO3 डालेंगे ना, तो ये सिल्वर और यहाँ से 2 Cl मिलके क्या बना देगा, पीपीटी बना देगा AgCl की, 2 मोल AgCl। इससे ये प्रूव होता है, इस वाले कंपाउंड में ध्यान से सुनिएगा, ये जो कंपाउंड है इसमें 2 आयोनाइजेबल वैलेंसी, अगर 2 मोल AgCl बन रहा है, पीपीटी बन रही है, पीपीटी, तो इसे ये प्रूव होगा कि 2 मोल हमारा आयोनाइजेबल, 2 आयोनाइजेबल वैलेंसी है। अगर सेम थिंग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं AgNO3 डालूं, क्या डालूं, AgNO3, तो एक ही मोल AgCl पीपीटी मिलेगी, 1 मोल।
क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक ही आयोनाइजेबल वैलेंसी है, यहाँ पर जो आयोनाइजेबल वैलेंसी है ना, एक और ये भी है और ये भी है, लेकिन ये वाले जो है ना, इनके साथ में क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कि स्ट्रांग होता है, तो वो ब्रेक नहीं हो सकता। तो सिर्फ यहाँ पर एक ही आयोनाइजेबल वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो 1 मोल AgCl मिलेगा। इससे ये प्रूव होगा कि इस कंपाउंड में एक ही आयोनाइजेबल वैलेंसी है, और आप यहाँ पे देखिएगा कि उससे बाहर एक ही Cl है। समझ में आया? समझ गए आप लोग? यस कोई सर। बात, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, आप लोग यहाँ बताइएगा कि इस वाले कंपाउंड में अगर बोलता हूँ कि कोबाल्ट NH3 6 और इसके बाहर Cl3 है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मैं 3 मोल AgNO3 डालूंगा, तो क्या AgCl की पीपीटी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? 3 मोल, क्योंकि ये तीनों क्लोरीन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, आयोनाइजेबल वैलेंसी है। होगा कि नहीं होगा? अगर आपको 3 मोल AgCl मिल रहा है, इसका मतलब कि जो आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना, ये वाला आपने सही लिखा हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया कि देखिए 1 मोल AgCl डाला, तो आपको यहाँ पे 1 मोल AgCl पीपीटी मिली, फिर हमने बढ़ाया 1 मोल और डाला, तो यहाँ पे 2 मोल AgCl पीपीटी मिली। अगर मान लीजिए तीसरा मोल डाला और यहाँ पे 3 मोल पीपीटी नहीं मिल रहे, इसका मतलब कि यहाँ पर कितने Cl है बाहर? 2 Cl है। अगर मान लीजिए कि 3 मोल AgNO3 डाला और 3 मोल यहाँ पर पीपीटी मिल रहा है, इसका मतलब कि ये 3 क्लोरीन बाहर प्रेजेंट है। समझ गए आप लोग? यस सर। तो कुल मिला जुला के आप लोगों को बस यही याद रखना है कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयोनाइजेबल वैलेंसी है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो है आयोनाइजेबल नहीं है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है और वो कोऑर्डिनेट स्ट्रॉन्गर होता है। आयनिक क्या होता है, आसानी से ब्रेक हो जाता है। ऊपर जो है हमने इसके कुछ रूल्स बना रखे थे, तो यहाँ पे आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ये जो रूल्स है ना, एक बार आप फटाफट पढ़ लीजिए इसको। चलिए फटाफट पढ़ लीजिए इसको। ये लास्ट वाले को छोड़ दीजिएगा, इसको मैं अभी बताऊंगा। पढ़ लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए अब आ जाइए, आखिरी वाला एक टॉपिक है, आखिरी। यहाँ पे आप देखिएगा, आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, सेकेंडरी वैलेंसी आर डायरेक्शनल इन नेचर एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर। आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, उसका रीजन क्या है? तो रीजन यही है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, उसका डायरेक्शनल नेचर होता है। डायरेक्शनल का मतलब क्या होगा कि अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं, इसको रहने दीजिए, न्यूमेरिकल हटाई दीजिए, कि अगर मैं आपसे कहता हूं, जैसे कि पिछला वाला एग्जांपल मैं दे रहा हूं, या कोई एक एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा, कि ये रहा एक ये, और यहाँ पर क्या है, एक बी एटम है, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक और लोन पेयर। कितने लोन पेयर है इसके पास? 3 लोन पेयर हैं। यहाँ पर एक बी एटम है जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, एक सी एटम है, इसके पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल है, और एक डी एटम है, इसके पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल है। सुन रहे हो आप लोग कि डी के पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल है, बी के पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल है, और सी के पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो ये ऊपर मैं एम्प्टी ऑर्बिटल इनके दिखा देता हूं। लेकिन बी के पास, सॉरी, ए के पास क्या, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, और बी सी डी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी एम्प्टी ऑर्बिटल है। अब ये कर क्या रहा है दोस्त, कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में देगा, यानी इससे शेयर करेगा, और जैसे ही शेयर करेगा तो ए सी को देगा,
फिर इसके बी के एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पर आप देख रहे हो डी है, इसके भी एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा। अब बताइए, अगर देता है तो जो देता है उसको हम क्या बोल देते हैं? डोनर। क्या बोलते हैं उसको? डोनर। और जो लेता है उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? एक्सेप्टर। बोलते हैं कि नहीं बोलते, बताइए आप। यस सर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक डोनर है, एक एक्सेप्टर है। अगर मैं आपसे बोलूं, इस बॉन्ड में एक डायरेक्शन जैसी चीज आ जाती है, क्या होता है? अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बन रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है डायरेक्शनल इन नेचर होता है। क्या होता है? डायरेक्शनल इन नेचर। डायरेक्शनल इन नेचर का मतलब आप सुनते रहिएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया ए से सी की तरफ इलेक्ट्रॉन गया, तो अब मेरा जो बॉन्ड बनने का जो डायरेक्शन था, यहां पे देखिएगा ए सी बी डी, क्या डायरेक्शन ऐसे इधर गया? अब बताइए, अगर मैं बोलता हूं कि ए जो है बी को इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्या बॉन्ड बनने का डायरेक्शन फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? ये मान लीजिए कि ये बी इधर हो गया। अब अगर मैं बोलता हूं कि ए जो है वो डी की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी कि अब मेरा जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है डी के एम्प्टी ऑर्बिटल में, तो क्या इसका डायरेक्शन फिक्स हो रहा है कि नहीं फिक्स हो रहा है? कि भैया ए से सी की तरफ, तो यानी डायरेक्शन मेरा ए से सी की तरफ है। अगर डायरेक्शन बी को दे रहा है, तो ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ए से बी की तरफ बॉन्ड बनेगा। अगर डी की तरफ जा रहा है तो डी की तरफ बनेगा। समझ गए आप लोग? यस सर। इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था वो कैसा हो जाएगा, एक तो ए, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा ये सी वाला, एक इधर बनेगा तो ये बी वाला, इधर बनेगा तो डी वाला। इसकी वजह से अब हम ऐसे ना, ध्यान से सुनिएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ना मैं ऐसे नहीं दिखाने वाला। कैसे दिखाऊंगा? सिंपल ऐसे ही सिंगल बॉन्ड से ही दिखाऊंगा, ऐसे ही। ठीक है, एरो नहीं बनाऊंगा कि किधर से किधर जा रहा है। तो डायरेक्शनल इन नेचर होने की वजह से, डायरेक्शन मतलब क्या हुआ कि अब मेरा एक बॉन्ड ऊपर जा रहा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मेटल है, एक बॉन्ड ऊपर जा रहा है, तो एक बॉन्ड इधर जा रहा है, तो एक बॉन्ड इधर जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि अब जो मेरा मेटल है ना, उसके चारों तरफ एक फिक्स डायरेक्शन में बॉन्ड जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। एक शेप बन जाएगा मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि डायरेक्शन है ना। समझ गए आप लोग? एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो वो क्या हो गया, आपका ट्राइगोनल हो गया। अगर मान लीजिए कि ये रहा आपका मेटल, और एक इधर लिगेंड कहीं अटैच है, तो ऐसे अटैच्ड है, और एक और इधर कहीं है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। अब बताइए, इस मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए, लीनियर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो। ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक और लिगेंड था और उसकी इस डायरेक्शन में है, ऊपर के लिए जा रहा है, अब वो क्या हो जाएगा, ये आपका टी शेप का स्ट्रक्चर हो गया। टी शेप भी आता है। ठीक है। उससे पहले आप लोगों को दोस्तों, इससे बढ़िया कि मैं आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन ही पढ़ा देता हूँ, क्योंकि हम पढ़े भी एक बार, 15-20 मिनट लगेगा, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर जब पढ़ना ही है तो नहीं 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 नहीं, नहीं। कॉपी। ठीक है, सुनो आप, हाइब्रिडाइजेशन बात करते हैं, इसे डी ब्लॉक की ही बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी बात करेंगे हम लोग? डी ब्लॉक की हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। जैसे कि मैं कुछ ऐसे कुछ कंपाउंड लूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं क्या करता हूं, ये रहा मेरे पास आयरन एटम है, और इसका जब कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे, मान लीजिए कि मैं 3+ की बात कर रहा हूँ, आयरन 3+, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 3d6 4s2, और यहाँ से एक काम करिए, आप निकाल दीजिए,
क्या निकालोगे, 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बच जाएगा आपका 8 है ना, तो 3d5। अब 3d5 है तो आगे 4s2 भी आपका 0 होगा, 4p भी आपका 0 होगा, और 4d भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चल अब यहाँ पे देखिए, तो ये रहा आपका 3d5। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, 5, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5। ये रहा आपका 4s 0। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 4p हो जाएगा। 3 होता है p में, px, py, pz। और 4d की अगर मैं बात करूंगा तो 1 2 3 4 एंड 5। इनके नाम लिख देता हूं, ये 4s का 4s ही रहने वाला है। इधर क्या हो जाएगा, px, py, pz, तीनों के नाम। इधर क्या हो जाएगा आपका dxy, dyz, dzx। और यहाँ पे तीसरा ये वाला जो हो जाएगा, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, Yes, sir. ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, इसका क्या हो जाएगा, dx² माइनस y², और इसका क्या हो जाएगा, dz²। सबके नाम है। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस क्या हो, हाइब्रिड, ये क्या है यार, हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे दोस्तों, तो सिंपल क्या बोलोगे आप लोग कि भैया मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल with nearly same energy, with nearly same energy। शुरू में थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बार आ गया तो काम बन जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है दोस्तों कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विथ नियरली सेम एनर्जी। इसका मतलब समझिएगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो यहाँ पे एनर्जी की बात करेंगे तो यहाँ पे 3d5, 4s, 4p, 4d, क्या इन सब की एनर्जी सेम होती है कि नहीं होती, बताइए आप लोग, होती है कि नहीं। कोई बोल ही नहीं रहा, क्लास में हो ना आप लोग सभी लोग, Yes, sir. ठीक है, एक बार थोड़ा वेरीफाई कर लेते। हेमंत, Yes, sir. हर्षप्रीत, क्रिस, Yes, sir. क्रिस, साहिल, Yes. ऋतिक, Yes, sir. Yes, ईसा, sir. Yes, sir. प्रवीण सर आगे क्या, क्या बात, रिया, Yes, sir. तानिया। Yes, sir. चलिए, सो यहाँ पे देखिएगा हो क्या रहा है कि आप देखोगे कि यहाँ पे 3d5, 4s, 4p एंड 4d सबकी एनर्जी सेम है। तो अब हो क्या है कि अगर मैं ये बोलता हूं दोस्तों कि यहां से 4s, ठीक है, और एक यहां से px ऑर्बिटल अगर मिक्स होगा, 4s और एक px ऑर्बिटल मिक्स होगा, तो ये मान लीजिए कि आपका आयरन एटम है, ठीक है। अब इसके दो ऑर्बिटल अगर मिक्स होंगे तो दो बॉन्ड बनेंगे। और ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए कि एक 4s और यहाँ पे क्या है 4p का एक px मिक्स हो रहा है, इसका s और इसका px मिक्स होगा, तो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर मैं क्या बोल दूं HO, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल में sp मिलेगा। और sp का मतलब कि भैया जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे एक s ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है और एक px ऑर्बिटल, तो बताइए एक s का ऑर्बिटल और दूसरा p का ऑर्बिटल, तो यहाँ पे देखोगे आप लोग कि भैया एक s और एक क्या है px ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है। तो अब यहाँ पे दो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो दो ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, कितने बनेंगे, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा एक s और दूसरा क्या है आपका p ऑर्बिटल मिक्स होगा, और मिक्स होने के बाद से इन दोनों का शेप क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा, ऐसे बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इनका जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है, डायरेक्शन है ना, वो एक ही तरफ हो जाएगा, किधर हो जाएगा, सारी डेंसिटी इधर आ गई,
समझ में आ गई बात। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, देखिए यहाँ पे एक ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल। अब यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना हुआ है ये क्या हो जाएगा, दो ऑर्बिटल मिक्स हुए तो दो ऑर्बिटल बनेंगे। लेकिन ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, ये जो बना हुआ है नया वाला, इससे दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, दोनों की एनर्जी अब सेम होगी। तो दो ऑर्बिटल मिले, दो नए ऑर्बिटल बने जिसको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, और दोनों की एनर्जी सेम होगी। रीजन क्या है यहाँ पर, अब समझिएगा। ये रहा एक Fe एटम और इससे दो ऑर्बिटल है। ये एक ऑर्बिटल ऊपर जा रहा है और एक ऑर्बिटल क्या जा रहा है, इस डायरेक्शन में ना बना के इधर बना था। ये रहा एक का, अब ये ऑर्बिटल, चलिए ऐसे कर देते हैं, ये ऑर्बिटल इधर, और इसी का एक ऑर्बिटल किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये 180 डिग्री पे अलाइन क्यों है। 180 डिग्री का मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये रहा एक ऑर्बिटल इधर जा रहा है, एक ऑर्बिटल इधर जा रहा है, इसका छोटा वाला लोब, इसका छुट्टू वाला लोब ये है, और दूसरी तरफ इसका छुट्टू वाला लोब ये इधर है। 180 इसलिए किया हुआ है कि इसका रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम होगा। रिपल्सन क्या हो जाएगा दोस्तों, मिनिमम। अगर इसी ऑर्बिटल को मैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे और इसी को मैं ऐसे कर दूं, तो क्या इसके बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा कि नहीं होगा, यस सर। हाई रिपल्सन। और जब हाई रिपल्सन होगा तो मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, स्लो होगा, सॉरी, जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब कि वो दोनों ऑर्बिटल कैसे अलाइन होंगे, 180 डिग्री पे। कैसे अलाइन होंगे, 180 डिग्री पे अलाइन होंगे। यानी कि अब आप समझिएगा कि अगर sp होगा हाइब्रिडाइजेशन, तो ये रहा Fe, और Fe के पास आप देखोगे कि भैया एक ऑर्बिटल इधर जा रहा है, sp हाइब्रिडाइज होगा तो एक ऑर्बिटल इधर जा रहा है, और इधर से एक लिगेंड आएगा अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, और इधर से भी लिगेंड आएगा तो अपना दो इलेक्ट्रॉन जो है, लिगेंड जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और इधर से शेयर करेगा। अब बताइए, क्या ये Fe, इधर भी L, इधर भी L, क्या ये लीनियर स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ, समझ बिल्कुल गए हुआ आप सर। लोग। जब sp होगा तब आपका स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, कैसा होगा, लीनियर लीनियर। स्ट्रक्चर। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए कि पी वाई भी आकर के इसमें हाइब्रिडाइज हो गया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, ये दो पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे कि नहीं होंगे, और पी बनेगा तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ 3 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, तो अब आयरन के पास अगले स्ट्रक्चर में आ जाइए। यहाँ पे देखिएगा कि ये रहा आपका कोई, ये आयरन एटम था, इसके 3 ऑर्बिटल हैं। एक ऑर्बिटल छोटू वाला ऐसे होगा, दूसरा ऐसे होगा, और तीसरे को मैंने कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। एक बात बताइए कि तीनों के बीच में रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, हाई रिपल्सन होगा, हाई रिपल्सन है। अब इसको ऐसे अरेंज करिए ना, चाहे जो एटम्स होते हैं वो ऐसे अपने ऑर्बिटल्स को, हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे अरेंज करते हैं कि उनके बीच में रिपल्सन क्या हो जाए, मिनिमम रिपल्सन हो, ताकि वो मॉलिक्यूल्स क्या रहे, आपका स्टेबल रहे। तो अब बताइए, यहाँ पर आपके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो कैसे अरेंज होगा, तो ये देखिएगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे हो जाएगा, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे हो जाएगा, इस तरफ। अब एक बात बताइए, एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, ये देखिए, क्या इनके बीच में 180 डिग्री बन रहा है कि नहीं, सॉरी 120 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा सब में, इसको ऐसे कर देता हूं। ये ऑर्बिटल देखो आप लोग, एक यहां से ऐसे जा रहा है, ये ऑर्बिटल ऐसे जा रहा है। अब बताइए, इनके बीच में जितना रिपल्सन इधर होगा, इधर होगा, उतना ही रिपल्सन इधर होगा, इधर होगा, और उतना ही रिपल्सन दोनों तरफ होगा कि नहीं होगा, नहीं समझ पा Yes, रहा हूँ। sir. देखो यहाँ पे कहानी क्या हो रही है। हेलो प्रवीण सर, प्रवीण सर, प्रवीण सर, कोई बात नहीं, सर लग रहा है बिजी है। यहाँ पे देखो, ये जो 3 ऑर्बिटल है, अपने आप को ऐसे रखेंगे ना, ऐसे एंगल पे अलाइन करेंगे कि उनके बीच में रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो। याद रखिए, रिपल्सन जो है ना दोस्तों, वो क्या होना चाहिए, मिनिमम।
तभी तो मेरा बॉन्ड में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड जो होगा वो स्टेबल होगा। तो हुआ क्या कि देखिएगा, ये ऑर्बिटल जो है इसको मैं, ये वाला जो ऑर्बिटल है फर्स्ट और ये सेकेंड है, इनके बीच में उतना ही रिपल्सन होगा। तो साथ में यहाँ पे देखिएगा ये जो थर्ड ऑर्बिटल है, थर्ड और सेकेंड में भी उतना ही रिपल्सन होगा, और फर्स्ट और सेकेंड में भी उतना ही रिपल्सन होगा, क्योंकि एनर्जी सबकी सेम है। तो अब जब रिपल्सन सेम होगा, देखिएगा यहाँ पे देखिए, जो ये पहला है, ये जो पहला है और एक दूसरा ऐसे है, तो ये जितना इधर धक्का देगा तो ये उतना वाला उधर धक्का देगा, क्योंकि इन तीनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन जो है वो सेम है। तो अब ये ऑर्बिटल ना मूव करके इधर आ सकता है और ना ही इधर जा सकता है, और ना ये ऑर्बिटल इधर आएगा ना इधर जाएगा, क्योंकि तीनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स सेम लग रहा है। समझ गए? तो अब होगा क्या दोस्तों कि एक लिगेंड जो है, अब ये मान लीजिए बीच में मेरा सेंट्रल मेटल Fe है, यहाँ तो कोई भी एटम हो सकता है, मेटल हो सकता है, लिगेंड इधर से आएगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, लोन पेयर शेयर करेगा इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में जो हाइब्रिड हुआ था, ये रहा लिगेंड इधर से आएगा अप्रोच करेगा, और एक लिगेंड जो है इधर से आएगा अप्रोच करेगा। अब बताओ जो शेप बनेगा आप लोगों को, ये 3 है, यानी कि sp2 होगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रक्चर क्या ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा कि नहीं बनेगा? यस ये आपका मेटल और ये इधर इधर, ठीक है। ट्राइगोनल का मतलब 3 डायरेक्शन से और एक ही प्लेन में रहेगा। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? एक ही प्लेन में रहने वाला है, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेन। अब बात आती है दोस्तों कि आगे आ जाइए अगले स्ट्रक्चर में, पी वाई हो गया और यहां से क्या हो गया, पी जेड ऑर्बिटल। अब ये चारों ऑर्बिटल अगर मिक्स होंगे, चारों ऑर्बिटल अगर मिक्स होंगे, तो ये 4 ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा, इसको इरेज करता हूं, चारों अपने आप को ऐसे डायरेक्शन में अलाइन करेंगे कि उनका रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है। अब होता क्या है कि ये रहा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे, और ये चारों आपको ऐसे अरेंज करने की, मान लीजिए कि ये रहा आपका मेटल, तो एक ऑर्बिटल इधर जाएगा, ठीक है, तो एक ऑर्बिटल इधर जाएगा, ठीक है, और एक ऑर्बिटल जो आप देखोगे इधर जा रहा है, और एक ऑर्बिटल जो है इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल शेप बना देते हैं। तो यहाँ से आप ड्रॉ करोगे ऐसे और ऐसे, तो इनके बीच का जो एंगल आता है 109 डिग्री, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, sp3। अब यहाँ पर रिपल्सन सबके केस में सेम होता है, रिपल्सन किसी का ज्यादा नहीं होता ना किसी का कम होता है। तो अब ये जो शेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अब यहीं से ऑर्बिटल जो है, एक ऑर्बिटल और बढ़ गया, वो कौन सा ऑर्बिटल आ गया, dxy वाला भी। तो अब जब dxy आ जाएगा, तो उस केस में आप देखोगे कि भैया टोटल 5 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपस में ऐसे मैनेज करेंगे कि इनका रिपल्सन क्या हो, सारे के सारे केस में रिपल्सन जो हो वो कम रहे, मिनिमम रहे। तो मान लीजिए कि यहां से क्या हो जाएगा, एक ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में गया, एक ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में, और एक ऑर्बिटल किधर गया, इस डायरेक्शन में। अब बताइए जितना रिपल्सन, ये वाला ऑर्बिटल जितना इसको इधर धक्का देगा, उतना ये वाला इसको इधर धक्का देगा। तो इसका फिक्स पोजीशन हो गया, इसका फिक्स पोजीशन हो गया, ये इधर, मतलब कोई फिक्स, मतलब सारे के सारे के बीच में रिपल्सन क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखिएगा, एक ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल ऊपर चला जाता है, थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया है, ऐसे रहेगा, और एक ऑर्बिटल नीचे। अब ध्यान से सुनिएगा, हो क्या रहा है दोस्तों कि ये तो एक प्लेन में हो गया ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, एक प्लेन में हो गया तीनों। अब ये ऊपर से, अब ये ऊपर वाला क्या करेगा, इतना नीचे की तरफ दबाएगा इसको, और इसको भी नीचे तक दबाएगा, और ये जो नीचे से ऑर्बिटल, ये क्या है, बिलो द प्लेन, बिलो जो है प्लेन से, तो ये उतना ही ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये ऊपर जितना जाना चाहिए, और ऊपर से ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, इनका क्या हो गया, नेट फोर्स इस पे भी 0, यानी कि रिपल्सन आपका क्या हो गया है, मिनिमम हो गया है। अब जो आपका स्ट्रक्चर बनने वाला है वो क्या बनेगा, तो ये देख लोगे आप लोग, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। इसका स्ट्रक्चर जब मैं ड्रॉ करूंगा तो ये हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। ये रहा, मान लीजिए कि मेटल, एक बॉन्ड इधर से बनेगा, एक बॉन्ड इधर से बनेगा, तो साथ में ऊपर से एक बॉन्ड नीचे से, लिगेंड ऐसे अटैच करेंगे। अब बताइए अगर मैं इसको अरेंज करूं ऐसे, तो एक प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया, और ऊपर से आप ड्रॉ करोगे तो ये पिरामिड बन जाता है। तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल से।
ठीक है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 5 है तो sp3 यानी 4 और एक d ऑर्बिटल मिक्स हुआ तो sp3d। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग देख लेंगे